इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल मॉडल्स और पैरामीटर्स के बारे में। तो इस लेक्चर में ये देखेंगे कि क्वालिटेटिव स्टडी मॉडल्स की हम कैसे करते हैं। दो टाइप की स्टडीज़ होती हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब ये है कि हमारे पास डाटा कोई गिवन हो, कोई डाटा दिया गया हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डाटा दिया गया हो और उसकी हम जब स्टडी कर रहे हैं उस डाटा की, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हूँ, और जिस तरह ऑथेंटिसिटी यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक कर रहे होते हैं, या उसके रिग्रेशन, कोरिलेशन, मीडियन, मोड और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हूँ, तो वो है एक टाइप की क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी क्या है? क्वालिटेटिव स्टडी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं होता बल्कि मैथमेटिकल इक्वेशन है, अब उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सपोज ये हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है, तो इस मैथमेटिकल मॉडल में आप देखें तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं यूज़ हो रही। ये लेम को पैरामीटर है, ये म्यू कोई पैरामीटर है और ये सारे पैरामीटर और वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे सिस्टम की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। अब वो क्वालिटेटिव स्टडी के किस टाइप की है आगे देखते हैं जी कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी डिस्कस कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले इनवेरिएंट रीजन। अब इनवेरिएंट रीजन का मतलब क्या है कि अब देखिए, जब हम इस ये सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है जिसमें तीन वेरिएबल है एस, आई और आर, इनको अगर सॉल्व करें तो इनके कोई सोल्यूशन आएंगे, यानी एस, आई और आर की फॉर्म में एस को सोल्यूशन आएगा, आई सोल्यूशन आएगा और आर को सोल्यूशन आएगा। अब वो जो सोल्यूशन है, हमें वो सॉल्यूशन किस डोमेन में लाई करते हैं, किस रीजन में लाई करते हैं, यानी उसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, वो हम जो कैलकुलेट करते हैं। लोअर बाउंड जाहिर बात है ये पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के हवाले से हम बात करते हैं तो वैसे तो नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में किया जाता है उसके बाउंड कैलकुलेट, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, और इधर जो अंडरस्टूड है कि इसका लोअर बाउंड तो ज़ीरो होगा क्योंकि पॉपुलेशन नेगेटिव तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसका अपर बाउंड क्या है, मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकती है। वो जो हमारे पास सेट होता है जो एस, आई और आर की वैल्यूज जहाँ से ली जा सकती हैं उसको हम कहते हैं इनवेरिएंट रीजन। सबसे पहले हम इनवेरिएंट रीजन कैलकुलेट करते हैं इसका क्वालिटेटिव स्टडी में। फिर उसके बाद सेकंड है जी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब सबसे पहले तो ये है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम अब देखें, इससे इस इक्वेशंस को देखें तो ये क्या है, डी एस बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के लिहाज से ये ससेप्टेबल चेंज हो रहे होंगे। इसी तरह डी आई बाई डी टी टाइम के लिहाज से इन्फेक्टेड चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह रिकवर्ड वो भी टाइम के लिहाज से चेंज हो रहे हैं। तो ये जो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या है कि इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट लेवल, कि इनमें कोई चेंज ना आ रही हो, यानी ससेप्टेबल भी किसी कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाए, इन्फेक्टेड भी किसी कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाए और रिकवर्ड भी किसी कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाए। तो ये तो है इक्विलिब्रियम। और वो फिर कांस्टेंट लेवल को जब अप्रोच कर जाएंगे तो फिर उनका जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वो हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब दो टाइप के इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक है डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम। डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि डिजीज हमारे पास ख़त्म हो जाती है जब डिजीज ऐसा कांस्टेंट लेवल
फाइंड करना जिसमें डिजीज हमारे पास खत्म हो जाए। डिजीज खत्म होने का मतलब क्या है, जो हमारे पास इन्फेक्टेड क्लासेस है जितनी भी, वो सारी जीरो को अप्रोच कर जाए, तो फिर हम वो कांस्टेंट लेवल फाइंड करते हैं जिसमें सारी इन्फेक्टेड क्लासेस जीरो को अप्रोच कर जाए, तो बाकी जो नॉन इन्फेक्टेड क्लासेस हैं वो किस पॉइंट को अप्रोच करती हैं, उसको हम कहते हैं डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम। आगे फिर उसके बाद हम करते हैं बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कैलकुलेट करते हैं। किसी भी डिजीज को स्टडी करने के लिए जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर ही हमें बता रहा होता है कि ये डिजीज किस तरह कम्युनिटी में फैल रही है। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि द एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन produced by an infected individual in a completely susceptible population during its infectious period। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि इसका मतलब ये है कि एक जो बीमार बंदा है वो अपनी बीमारी के दौरान, जितना अरसा वो बीमार रहा है, वो अपनी बीमारी के दौरान कितने बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है। अब वो हमारे पास ये सिंपल, ये तो पैरामीटर्स हैं, तो हम रिप्रोडक्शन नंबर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। फिर उन पैरामीटर की वैल्यूज़ अगर रियल डाटा से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लें और उसमें पुट करें, तो फिर वो न्यूमेरिकली हमें बता देता है कि ये जो डिजीज़ हमारे पास स्प्रेड हो रही है इसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कितना है। आर नॉट 2 आ रहा है, या आर नॉट 3 आ रहा है, या आर नॉट 1 आ रहा है, तो या आर नॉट लेस देन 1 है। अगर आर नॉट 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ऑन एवरेज हर बीमार बंदा तकरीबन एक बंदे को इन्फेक्ट कर रहा है। अगर आर नॉट 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ऑन एवरेज एक बीमार बंदा दो बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है। और इसी तरह अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज एक जो बीमार बंदा है वो एक से कम बंदे यानी किसी को भी इन्फेक्ट नहीं कर रहा। तो ये है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। तो क्वालिटेटिव स्टडी में इसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर भी कैलकुलेट करते होते हैं कि ये जो सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है, या ये जो उस मॉडल है जो किसी डिजीज़ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर क्या है जी। और ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर नॉर्मली नेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स मेथड से कैलकुलेट किया जाता है जी। वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कैसे नेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स मेथड से ये कैलकुलेट किया जाता है जी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। आगे फिर है एंडेमिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले था डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम, यानी वो कांस्टेंट लेवल हम फाइंड करते हैं जिसमें जो डिजीज क्लासेस हैं वो जीरो को अप्रोच कर जाएं, तो फिर हम देखते हैं कि जो नॉन डिजीज क्लास है वो किस कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाती हैं। लेकिन ये है, अब फिर उसके अलावा एक दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है एंडेमिक इक्विलिब्रियम। एंडेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम वो कांस्टेंट लेवल फाइंड कर रहे होते हैं जिसमें डिजीज्ड क्लासेस जीरो को अप्रोच नहीं करती। अब लाजमी तो नहीं है कि बिल्कुल हर केस में जो डिजीज़ है वो कम्युनिटी से ख़त्म हो जाए। अगर कम्युनिटी से ख़त्म नहीं होती तो फिर हम सेकंड उसकी कंडीशन देखते हैं कि अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होती डिजीज़ कम्युनिटी से, तो अगर मौजूद रहती है तो फिर एट दी एंड कौन से लेवल को वो अप्रोच कर जाएगी, कौन सी वैल्यू को वो ससेप्टेबल अप्रोच कर जाएंगे, इन्फेक्टेड अप्रोच कर जाएंगे, रिकवर्ड अप्रोच कर जाएंगे। वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं, यानी जिसमें जो इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स हैं वो भी नॉन ज़ीरो लिए जाते हैं, तो वो जो कांस्टेंट लेवल फाइंड किया जाता है उसको हम कहते हैं एंडेमिक इक्विलिब्रियम। आगे हम स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब स्टेबिलिटी आप देखें, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हमारे पास वही जो कांस्टेंट लेवल है कि किस लेवल को अप्रोच करते हैं। अब ये अब इधर देखें, अगर सिस्टम को देखें तो ये हमारे पास ds/dt यानी टाइम के लिहाज से ससेप्टेबल चेंज हो रहे हैं, इन्फेक्टेड चेंज हो रहे हैं और रिकवर्ड चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास
तो टाइम के लिहाज से जब चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनमें फ्लक्चुएशन आ रही है। कभी ससेप्टेबल इंक्रीज हो जाएंगे, कभी डिक्रीज हो जाएंगे, इसी तरह इन्फेक्टेड कभी इंक्रीज हो जाएंगे, कभी डिक्रीज हो जाएंगे, रिकवर्ड भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है टाइम के लिहाज से। लेकिन जब हम एक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये उनमें फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाती है और किसी कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाती है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो जो हमारे पास वो कांस्टेंट लेवल है। दो हमारे पास एक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं ना, दो टाइप के कैलकुलेट करते हैं, डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम और एंडेमिक एक्विलिब्रियम। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कौन से कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाते हैं सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन डिजीज फ्री को अप्रोच कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो स्टेबल है। और अगर यानी स्टेबल और एजम्प्टोटिकली स्टेबल, ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। स्टेबल का मतलब क्या है? सिंपली स्टेबल का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्विलिब्रियम पॉइंट की नेबरहुड में रहते हैं लेकिन उसको एग्जैक्ट अप्रोच नहीं करते। और एजम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं। अब यहाँ पे यानी स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम और एंडेमिक एक्विलिब्रियम। तो डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम के सॉल्यूशन हम ये चेक करते हैं कि सॉल्यूशन आया कि हमारे पास डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाते हैं या एंडेमिक एक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाते हैं। अगर सॉल्यूशन हमारे डिजीज फ्री पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जो डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम है वो लोकली वो एजम्प्टोटिकली स्टेबल है। और अगर वो सॉल्यूशंस हमारे पास एंडेमिक एक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जो एंडेमिक एक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एजम्प्टोटिकली स्टेबल है। आगे है लोकल स्टेबिलिटी। अब एक है स्टेबिलिटी, फिर आगे लोकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी दो हैं कि सॉल्यूशन जो है। अब लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि सॉल्यूशन किसी खास डोमेन से लें, यानी ये जो एस आई और आर की वैल्यू को खास डोमेन से लें, इनकी वैल्यू इनिशियल वैल्यूज, तो फिर वो अगर किसी पॉइंट को अप्रोच कर जाएं, हाँ वो डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाएं या एंडेमिक एक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाएं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये है लोकल स्टेबिलिटी। यानी उस खास डोमेन से इनकी वैल्यूज अगर लें तो फिर वो उस पॉइंट को अप्रोच करते हैं, अदरवाइज उस पॉइंट को अप्रोच नहीं करते, तो फिर इसको कहेंगे हम लोकल स्टेबिलिटी। और इसी तरह ग्लोबल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस, कि हम ससेप्टेबल की इन्फेक्शंस की और रिकवर्ड की कोई भी इनिशियल वैल्यूज ले लें, तो वो अगर उस पॉइंट को एक ही पॉइंट को अप्रोच कर जाएं, या तो डिजीज फ्री पॉइंट को अप्रोच कर जाएं या एंडेमिक एक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस है। अब बायोलॉजिकली इसका मतलब क्या होगा लोकल स्टेबिलिटी का और ग्लोबल स्टेबिलिटी का? यानी कि डिपेंड करेंगी इनिशियल कंडीशंस पे या इनिशियल कंडीशंस पे नहीं डिपेंड करेंगी। इसका बायोलॉजिकली क्या मीनिंग होगा? सपोज ये कोरोना का केस है। अब कोरोना के केस में ही अगर लोकली स्टेबल है, कोई एक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वो एक्विलिब्रियम पॉइंट लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है तो उसका मतलब ये होगा कि इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और इनिशियल वैल्यू होने का क्या मतलब है कि सपोज हमने यकम मार्च का डाटा ले लिया कि यकम मार्च को ससेप्टेबल कितने थे, इन्फेक्टेड कितने थे, रिकवर्ड कितने थे, तो फिर वो एक एक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं, यानी डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाते हैं। फिर उसके बाद हमने 15 मार्च का डाटा ले लिया, और 15 मार्च का जब डाटा लिया इसी तरह ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड और रिकवर्ड, तो फिर वो भी हमारे पास उसी डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर देगा। अगर 30 मार्च का हमने डाटा लिया तो 30 मार्च में यानी उसकी इनिशियल वैल्यूज वो ली जो 30 मार्च को थी, ससेप्टेबल हमने लिए, इन्फेक्टेड लिए और रिकवर्ड लिए, तो फिर वो डिजीज
फ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम है ये लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। ये उन इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी इनिशियल वैल्यूज हम ले रहे हैं, आया कि यकम मार्च वाली ले रहे हैं, 15 मार्च वाली ले रहे हैं, या हम 30 मार्च वाली ले रहे हैं। और अगर हमारे पास है ग्लोबल स्टेबिलिटी, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस के अगर हम यकम मार्च का डाटा उठाते हैं तो तब भी जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं। 15 मार्च का भी डाटा उठाते हैं तो तब भी हम वो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं। 30 मार्च का डाटा उठाते हैं, उसमें से ये वैल्यूज लेते हैं तो तब भी वो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये है कि जहां से मर्जी है इनिशियल वैल्यू हम स्टार्ट कर दें, जिस दिन से मर्जी है स्टार्ट कर दें, अल्टीमेटली जो डिजीज है वो ख़त्म हो रही है, यानी हमें ये पता चल रहा है। और अगर इसी तरह कोई भी हम डाटा उठाते हैं तो ससेप्टेबल भी नॉन ज़ीरो रहते हैं, इन्फेक्टेड भी नॉन ज़ीरो रहते हैं, रिकवर्ड भी नॉन ज़ीरो रहते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि किसी दिन से भी हम स्टार्ट कर दें, अल्टीमेटली हमें पता है कि ये बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है, अभी ये कोई कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाएगी लेकिन ये ख़त्म नहीं। ग्लोबल स्टेबिलिटी के बाद लोकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये लोकल स्टेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं या कैसे चेक करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है या ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। अब लोकल स्टेबिलिटी नॉर्मली कैसे चेक की जाती है कि ये जो आप सिस्टम देखें तो ये नॉन लीनियर सिस्टम है। नॉन लीनियर सिस्टम क्यों है, अब देखें यहाँ पे ये जो टर्म है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट आ रहा है एस और आई का, तो इसलिए ये नॉन लीनियर सिस्टम है। पहले हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम को हम लिनराइज कर लेते हैं। लिनराइज हम कैसे करते हैं कि इसका जैकोबियन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैकोबियन मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सपोज इसको हम F1 कह दें, इसको F2 कह दें, इसको F3 कह दें, F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू S कैलकुलेट करेंगे, I कैलकुलेट करेंगे, R कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह F2 का, फिर F3 का, फिर उसमें वो जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको डिजीज फ्री पॉइंट उसमें पुट कर देंगे, यानी SIR की वैल्यूज में डिजीज फ्री वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास। फिर वो जो सिस्टम बनेगा ना वो हमारे पास बनेगा लीनराइज्ड सिस्टम। अब जो लीनराइज्ड सिस्टम है उसकी आइगन वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइगन वैल्यूज कैलकुलेट, अब जैसे कोई सिस्टम हो एक्स प्राइम कैपिटल एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स, कैपिटल एक्स का मतलब है इसमें क्लासेस, तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स हो, तो वो जो हमारे पास उसका ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स है हम इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर वो सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव आ जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि ये डिजीज फ्री पॉइंट लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। अब ये कैसे कह देते हैं कि ये लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है? लोकली हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इस सिस्टम को हम लीनराइज कर लेते हैं तो क्योंकि एक्चुअल तो वो लीनराइज सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो नॉन लीनियर सिस्टम है ये कम से कम वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसकी नेबरहुड में ये बिल्कुल उसी तरह ही बिहेव करता है, उसकी नेबरहुड में, यानी सारे नहीं डोमेन में, लेकिन उस इक्विलिब्रियम पॉइंट की नेबरहुड में ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह इसका लिनराइज्ड सिस्टम बिहेव करता है। फिर हम कहते हैं कि ये जो लिनराइज्ड सिस्टम है अगर वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, यानी सारी कैसे एसिम्प्टोटिकली स्टेबिलिटी का पता चलता है, यानी उसकी आइगन वैल्यूज अगर जैकोबियन की सारी नेगेटिव आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये नॉन लीनियर सिस्टम है ये भी लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है अराउंड द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम या एंडेमिक इक्विलिब्रियम जो भी हमने लिया होता है जब हम उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। तो ये है हमारे पास लोकल स्टेबिलिटी। अब लोकल स्टेबिलिटी
यानी इस मेथड से हम लोकल स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एनालिटिकली। आगे है ग्लोबल स्टेबिलिटी। अब ग्लोबल स्टेबिलिटी डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम की भी है, एंडेमिक एक्विलिब्रियम की है। भाई दोनों की ग्लोबल स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया, ग्लोबल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस के। कोई भी इनिशियल कंडीशन हम ले रहे हैं, इनिशियल वैल्यूज ले रहे हैं, हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन इस पॉइंट को अप्रोच करते हैं, तो उसके लिए दो टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। एक है ल्यापनोव फंक्शनल टेक्निक, यानी एक ल्यापनोव फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम नेगेटिव डेफिनेट या सेमी डेफिनेट प्रूव करते हैं। तो उस पे अगर नेगेटिव डेफिनेट है तो फिर हम कहते हैं कि ल्यापनोव वो थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसमें ये है कि वो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। और अगर वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट है तो फिर हम लासले इनवेरियंस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जो हमें बताता है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। या पैरन आइगन वेक्टर एक टेक्निक है, वो इसी तरह आइगन वेक्टर, लेफ्ट आइगन वेक्टर, राइट आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, और उससे नीचे फिर उसी तरह ल्यापनोव फंक्शन इस तरह भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और नीचे नेगेटिव डेफिनेट या नेगेटिव सेमी डेफिनेट उसको प्रूव कर देते हैं। तो इस तरह ये ग्लोबल स्टेबिलिटी डिजीज फ्री पॉइंट की हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे एंडेमिक एक्विलिब्रियम की ग्लोबल स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ल्यापनोव फंक्शन या तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और उसको उसी तरह जिस तरह मैंने बताया है कि वो हम नेगेटिव डेफिनेट या नेगेटिव सेमी डेफिनेट प्रूव कर देते हैं। तो उसके ग्लोबल स्टेबिलिटी इस तरह भी कैलकुलेट की जाती है। या कई दफ़ा ग्राफ थ्योरेटिक अप्रोच, क्योंकि इसमें एक ग्राफ बनाया जाता है क्लोज्ड ग्राफ बना के, तो उससे भी उसकी ग्लोबल स्टेबिलिटी प्रूव की जाती है। फिर उसके बाद या ज्योमेट्रिक अप्रोच है, ज्योमेट्रिक अप्रोच एक है, उससे भी उसकी ग्लोबल स्टेबिलिटी अप्लाई की जाती है। सेकंड एडिटिव कंपाउंड मैट्रिक्स फाइंड करके फिर उससे भी मल्टीप्लाई करके, और फिर उसके बाद आगे है हमारे पास मेयर है, एक मेयर लिजोस्की मेयर हम अप्लाई करके, तो फिर उससे भी हम उसकी ग्लोबल स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसके बाद है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं, सेंसिटिव चेक करते हैं कि ये जो पैरामीटर है लेमडा, म्यू, बीटा, गैमा, हम चेक करते हैं कि कौन सा पैरामीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। ज़्यादा सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि कौन सा पैरामीटर है जिसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करें तो सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंज आती है, ये है सेंसिटिविटी। और फिर वो सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस दो तरीक़ों से किया जाता है। एक तो सेंसिटिविटी इंडिसेस है, यानी सेंसिटिविटी इंडिसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, या तो रिप्रोडक्शन नंबर के या इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स के, या जिसके भी सेंसिटिविटी इंडिसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। जिसका इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है हम कहते हैं कि ये पैरामीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। या जो एंडेमिक लेवल है, जब इनकी पैरामीटर की वैल्यूज़ हम चेंज करते हैं तो जितना एंडेमिक लेवल चेंज होता है उसमें, और उसका में जितना परसेंटेज डिफरेंस उसका आता है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर वो जो कैलकुलेट करके तो हम कहते हैं कि ये जिसका ज़्यादा डिफरेंस आएगा हम कहेंगे कि ये पैरामीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इस तरह हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लेते हैं। और उसके बाद है ऑप्टिमल कंट्रोल। ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमें पता चल जाता है कि कौन सा पैरामीटर ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी किस पैरामीटर को पे फोकस करना है और उसको कंट्रोल। फिर हम एक ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसमें कंट्रोल वेरिएबल्स उस सेंसिटिविटी एनालिसिस को देख के तो कंट्रोल वेरिएबल्स कुछ सूटेबल कंट्रोल वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। फिर उसको हम ऑप्टिमल उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शनल हम डिफाइन करते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का मकसद क्या होता है, जिस तरह ऑब्जेक्टिव नाम है तो इसका मतलब यह है कि उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम, यानी कि एक्चुअल प्रैक्टिकली तो ये होता है कि हम मिनिमम कास्ट अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा उस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये चीज़ें मैथमेटिकली यानी हम बता रहे होते हैं, हमें प्रैक्टिकली हम नहीं बता रहे होते, लेकिन यह कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम ये बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है, उसको मिनिमाइज़ करें। फिर कोई न्यूमेरिकल हम एग्जांपल लेके
कोई उनकी पैरामीटर की वैल्यूज़ लेके, तो हम ये फिर उधर न्यूमेरिकली शो कर देते हैं, ग्राफिकली शो कर देते हैं कि देखें ये जो कंट्रोल अप्लाई करते हैं कि विदाउट कंट्रोल हमारे पास पॉपुलेशन इतनी होती है, लेकिन जब कंट्रोल अप्लाई कर देते हैं तो पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो के इतनी रह जाती है। तो इस तरह हम उसका ऑप्टिमल कंट्रोल भी डिज़ाइन कर लेते हैं।